बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम कंपोनेंट्स। इसमें हम जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम होता क्या है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इकोसिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसका वर्गीकरण है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम शब्द दिया गया था, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम शब्द दिया था। इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजी की एक मूलभूत इकाई है, यानी फंडामेंटल यूनिट है, जो कि जैविक तथा अजैविक जो रहते हैं घटकों की बनी हुई होती है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स रहते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है इकोसिस्टम। देखो इसमें क्या रहता है बच्चों, इकोसिस्टम जो है यह लार्ज साइज का भी हो सकता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी खुद एक वृहद इकोसिस्टम है। लेकिन अगर अपन बात करें छोटे साइज के इकोसिस्टम की, माइक्रो इकोसिस्टम की, तो वह जल की एक बूंद भी अपने आप में एक माइक्रो इकोसिस्टम का निर्माण करती है। इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है? इकोसिस्टम इकोलॉजी की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई रहती है। इकोसिस्टम के अंदर पाई जाने वाली विविध जातियां, इकोसिस्टम के अंदर पाई जाने वाली विविध जातियां इकोसिस्टम को एक जटिल तंत्र बनाती है। इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली, इसमें होने वाले एनर्जी फ्लो एवं न्यूट्रिएंट साइकिल पर निर्भर करती है। किस प्रकार का एनर्जी फ्लो चल रहा है इकोसिस्टम में, एनर्जी फ्लो क्या होता है अपन आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। इसमें इकोसिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा इकोसिस्टम की संरचना पर निर्भर करती है। कितनी ऊर्जा चाहिए इकोसिस्टम के लिए, कितनी एनर्जी चाहिए, यह इसकी संरचना पर निर्भर करती है। जितना जटिल इकोसिस्टम होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इकोसिस्टम का विकास कम जटिल तंत्र से अधिक जटिल तंत्र की ओर होता है, यानी कि ये रहता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट तथा एनर्जी का स्थिरीकरण एक सीमित स्तर तक होता है। इससे अधिक मात्रा में स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन अवांछित परिवर्तनों के द्वारा ही संभव हो सकता है। ये तो सारी रही इकोसिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होती है। अब अपन इसमें देखते हैं कि इकोसिस्टम का वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम क्या है। देखो बच्चों, दो प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। एक रहता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें, अगर पहले अपन नेचुरल या फिर प्राकृतिक जो इकोसिस्टम है उसकी अगर बात करें, तो यह रहता है दो प्रकार का रहता है। प्राकृतिक इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय, और दूसरा रहता है एक्वेटिक यानी कि जलीय इकोसिस्टम। अपन पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। अगर अपन बात करें, इसके अंदर मुख्यतः इसमें अगर मुख्यतः आते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि वन का जो एरिया है वह इसके अंदर आता है। दूसरा इसके अंदर आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी कि घास के मैदान। घास के मैदान पाए जाते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका वगैरह में, यह सब बनाते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तीसरा आता है डेजर्ट इकोसिस्टम, रेगिस्तानी इकोसिस्टम।
रेगिस्तान पाया जाता है, कई जगह पाया जाता है, जैसे कि थार का रेगिस्तान है, अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान है आदि। तो ये इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसके अंदर फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट आदि चीज़ें आती है। दूसरी तरफ अगर अपन देखें नेचुरल इकोसिस्टम में आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम भी दो प्रकार का रहता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम किसको कहते हैं? जिसमें स्वच्छ जल पाया जाता है, मीठा पानी जो पाया जाता है, जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती, कम होती है लवणों की मात्रा, वह फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहलाता है। इसमें दो प्रकार के रहते हैं, इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं इकोसिस्टम। एक रहता है रनिंग वाटर इकोसिस्टम, यानी कि नदी वगैरह है, इसको लॉटिक भी कहते हैं। दूसरा रहता है स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम। स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम मतलब लेक, पॉन्ड आदि जो रहते हैं, तालाब वगैरह जो है, यह स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम कहलाते हैं। और रनिंग वाटर इकोसिस्टम में क्या क्या आएंगे? रिवर्स है, झरने हैं, या फिर जल की कोई धारा है। यह है रनिंग वाटर इकोसिस्टम, यानी बहते हुए पानी के अंदर जो इकोसिस्टम पाया जाता है वह रनिंग वाटर इकोसिस्टम कहलाएगा। अभी अपन बात करते हैं एक्वेटिक के अंदर ही दूसरी टाइप का इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। इसमें देखो बच्चों, मरीन इकोसिस्टम में क्या रहता है? समुद्री जो आवास है, सारा का सारा समुद्र मिलकर एक इकोसिस्टम बनाता है। हालांकि सामुद्रिक इकोसिस्टम के अंदर भी कई सारे क्षेत्रों को अपन डिवाइड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं मैन मेड इकोसिस्टम की। मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर आते हैं बच्चों, एक्वेरियम है। सबसे छोटा इकोसिस्टम अपन कहें तो मैन मेड का एक्वेरियम है, या फिर गार्डन्स है, डैम है, खेत वगैरह हैं। ये सब चीज़ें आती है मैन मेड इकोसिस्टम की, जिसको ह्यूमंस ने बनाया है। ये तो हो गया वर्गीकरण इकोसिस्टम का। इसके बाद अपन बात करते हैं इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर फाउंड इन इकोसिस्टम? 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, 2 प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक रहता है अबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा रहता है बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट की अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो इसमें 2 प्रकार के फैक्टर रहते हैं, क्लाइमेटिक यानी वातावरणीय और एडेफिक फैक्टर। अगर अपन बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स की पहले, तो इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है रेन है, लाइट है, विंड है एंड टेम्परेचर है। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो इकोसिस्टम रहता है उसके अंदर जो जीव पाए जाते हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर रेन ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा है, तो वहाँ का इकोसिस्टम क्लाइमेट अलग रहेगा। ठीक है, वहाँ का वातावरण के अंदर नमी ज़्यादा पाई जाएगी, तो जीव जंतु जो रहेंगे वह भी अलग प्रकार के पाए जाते हैं। लाइट का इफ़ेक्ट क्या रहता है? लाइट की मात्रा कितनी आ रही है, यह बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वनस्पति जो पाई जाती है, प्लांट्स जो पाए जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। तो इसके बाद आता है विंड का। हवा की क्या स्पीड रहती है, गति कितनी रहती है हवा की, यह भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है वहाँ के इकोसिस्टम में। और लास्ट आता है टेम्परेचर। नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर अपन जाते हैं पृथ्वी में, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक,
तो उसमें टेम्परेचर ग्रेडिएशन मिलता है, ठीक है ना। पोल्स के ऊपर टेम्परेचर काफ़ी कम पाया जाता है, तो वहाँ के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ पाई जाती है, वह अलग प्रकार की होती है। जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ आते जाते हैं नॉर्थ पोल से, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उसी के साथ में जीव जंतु जो हैं अलग प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। वनस्पतियाँ अलग प्रकार की पाई जाती है, तो इनका इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर। इडेफिक फैक्टर्स क्या क्या है, यानी ज़मीन के जो फैक्टर्स रहते हैं, मृदा के जो फैक्टर्स हैं, वह क्या क्या है। सॉइल इम्पैक्ट डालती है, सॉइल जो रहती है मृदा किस प्रकार की है, तो वहाँ उसके अंदर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जिस प्रकार की सॉइल होगी, उस सॉइल पर जो वनस्पति उगेगी वह भी उसी प्रकार की उगेगी, उसके अनुसार उगेगी। पीएच का इम्पैक्ट पड़ता है, पीएच कितना है। इसके बाद बात करते हैं मिनरल्स की, कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उस ज़मीन के ऊपर, यह है इसमें चीज़ इम्पोर्टेंट है। टॉपोग्राफी क्या है, वह एरिया है कैसा, टॉपोग्राफी का भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। पहाड़ियाँ हैं, समतल है या फिर दलदल है, ये सारे टॉपोग्राफी के अंदर आते हैं। तो ये अपन ने देखा, इसमें देखे अब इसमें अपन देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर्स, यानी ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी घटक। स्वपोषी घटक क्या होते हैं बच्चों। हरे पौधे एवं प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी जीवाणु जो कि लाइट एनर्जी को फूड में रूपांतरित कर देते हैं, भोजन में रूपांतरित कर देते हैं, और वह जो ऊर्जा रहती है, वह ऊर्जा उनकी स्वयं की जो वृद्धि के काम में आती है, तथा दूसरे जीवों का जो पोषण होता है उसमें काम में आती है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, क्योंकि यह लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको क्या बनाते हैं बच्चों, कार्बनिक फूड के अंदर बदल देते हैं। कार्बनिक फूड के अंदर, कार्बनिक भोजन के अंदर ऑर्गेनिक फूड में बदल देते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। इसके बाद नंबर आता है कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉप वह जीव होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉप्स पर या फिर दूसरे जो कंज्यूमर्स रहते हैं, दूसरे जो जंतु रहते हैं, उन पर निर्भर करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स या फिर कंज्यूमर्स। यह भी तीन प्रकार के रहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर और हार्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कार्निवर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स और लार्ज कार्निवर्स, और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स और ओमनीवोरस। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या हार्बीवोरस की। हार्बीवोरस वह जीव होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो अपने पोषण के लिए ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वे जीव होते हैं जो कि अपने पोषण के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पर निर्भर करते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए, और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो रहते हैं वह ओमनीवोरस होते हैं। जैसे कि मानव को ही अपन देख लें, जो कि ऑटोट्रॉप्स और दूसरे जो कंज्यूमर्स रहते हैं हेटेरोट्रॉप्स पर निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए। तो ये होता है बायोटिक कंपोनेंट्स में कंज्यूमर्स का रोल क्या रहता है। तीसरा बायोटिक कंपोनेंट है डिकम्पोजर या सेप्रोट्रॉप्स, मृत भोजी भी कहते हैं इनको अपन। ये क्या करते हैं बच्चों कि जो भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, मृत ऑर्गेनिज्म रहता है, डेड ऑर्गेनिज्म जो रहता है,
उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, डिकम्पोजर क्या करते हैं, जो जटिल भोजन होता है, जटिल भोजन से मतलब जो भी जीव है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह है या फिर कोई एनिमल वगैरह है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले विभक्त करेगा। जैसे कि मतलब जटिल यौगिक जो है उनको विखंडित करके सिंपल यौगिकों में कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे यौगिकों में कन्वर्ट करता है। उसके पश्चात उसके जो मिनरल्स रहते हैं उनको वातावरण के अंदर डिस्पर्स कर दिया जाता है। तो जितने भी जीव जंतु जो रहते हैं वह उसके पश्चात, मरने के पश्चात में डिकम्पोजर्स के द्वारा उनके शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स वगैरह रहते हैं वापस मृदा को लौटा दिए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम का आज अभी ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे फूड चेन एंड फूड वेब की, और क्या क्या टर्मिनोलॉजी वगैरह रहती है, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग रहती है इसमें थोड़ा सा अगर अपन देखें तो मेनली 5 प्रकार के टॉपिक रहते हैं। इसमें आते हैं फूड चेन, फूड वेब, फूड पिरामिड्स, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, कल बात करेंगे।